वर्तमान में युवा काफी भटका हुआ सा लगता है और खास तौर से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, ग्रामीण परिवेश में पैदा हुआ युवा और भी ज्यादा इस चीज में आगे बढ़ता जा रहा है। उनको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं नजर आता और मनोवैज्ञानिक तथ्यों से वह पूरी तरह वाकिफ नहीं है। आज मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं उन युवाओं को 15 मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराने के लिए, जिससे वह अपने जीवन में सुधार कर अपने भविष्य को सुरक्षित, संरक्षित, हर्षित, प्रफुल्लित, आनंदित बना सकते हैं। आइए एक एक करके 15 को समझते हैं। नंबर 1, भी नकारात्मक बात सुनने से कम 5 सकारात्मक यादें खराब हो सकती हैं। यह हमारे मनोविज्ञान का सबसे पहला और सबसे प्रमुख सिद्धांत है। इस पर बहुत अध्ययन किया गया। इसके कुछ कारण हैं। उसका कारण यह है कि नकारात्मक लोग साहित्य, पुस्तकें, वीडियो, खबरें, विचार, तथ्य, आंकड़े, सूचनाएं आदि आते और जाते रहते हैं। हम उन्हें रोकते नहीं हैं, लेकिन वह हमारे चेतन या अवचेतन दोनों मनों में सकारात्मक यादों को खराब करते हैं। आने के बाद उनके प्रभाव को रोकना। सकारात्मक या नकारात्मक विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन उनके प्रभाव को व्यक्ति या मानव रोक सकता है। इसीलिए नकारात्मक बातें सुनने के बाद छोड़ देनी चाहिए। उनके प्रभाव को असरकारक नहीं बन देना चाहिए। और नकारात्मक बातों का स्रोत और सकारात्मक बातों का स्रोत समाज में सब तरफ व्याप्त है। हमें नकारात्मक बातों के मूल स्रोत को ही समाप्त करना है। उसका कारण है क्योंकि जिन लोगों से मिलता है, जिन पुस्तकों से मिलता है, जिन साहित्य से मिलता है, जिन सोशल मीडिया से मिलता है, हम उन सबको बंद करते चले जाएं। उनको अपने जीवन में किसी तरह भी अपने आसपास न फटकने दें, तो हमारे सकारात्मक विचार अपनी जगह इंटैक्ट रहेंगे और हम जीवन में सकारात्मक छोड़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम बने रहेंगे। दूसरा विचार आज बात करते हैं। यदि आप खुशी से रोते हैं तो पहला आंसू दाहिनी आंख से आएगा, लेकिन यदि आप दुख में रोएंगे तो यह बाईं ओर से आएगा। यह मनोविज्ञान का विषय बहुत गंभीर है। इसको समझने के लिए बहुत सारे अध्ययन, बहुत सारे चिंतन, बहुत सारा साहित्य पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब इसमें वैज्ञानिक रूप से भी बहुत सारी खोजें हो रही हैं, जिससे माइंड में जो द्रव्य पैदा होता है उसके बारे में कुछ चीजें स्पष्ट रूप से सामने आने लगी हैं। इसके विषय में मैं कुछ विचार आपके सामने रख रहा हूं, आप ठीक से समझिए तो आपको इस बात का ज्ञान या आभास स्वतः हो जाएगा। हमारी आंखों का संबंध हमारे चेतन मन से है। अचेतन मन कभी भी सुख, दुख, नंबर या संवेदना के स्वरूप को नहीं समझता कि संवेदना किस स्वरूप में आ रही है, लेकिन वह उसकी तीव्रता का और उसकी प्रचुरता को समझता है कि मेरे को दुख या सुख कितनी तेजी से आया। सुख है या दुख है वह नहीं समझता, नंबर 1 है या लाख है वह नहीं समझता, लेकिन उसकी मेरे दिमाग में तीव्रता, प्रचुरता कितनी है वह उस बात को पकड़ता है। नंबर 3, हमारी आंखें जो भी चेतन मन को सूचित करती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे चेतन मन को सारे आंकड़े, सारी सूचनाएं, सारी जानकारी देती हैं। जैसे हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जिह्वा से बोलते हैं, आनंद स्वाद लेते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं, तो ये सारी कर्मेंद्रियां हमारे मन को सूचना भेजती हैं। चेतन मन उसका विश्लेषण कर उस पर प्रतिक्रिया करता है कि मुझे कौन सी चीज रोकनी है, कौन सी नहीं रोकनी है, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, तो वह उसकी प्रतिक्रिया करता है। खुशी चेतन मन के बाईं ओर संग्रहित होती है। यह विज्ञान बताता है कि जितनी हम अच्छी बातें करते हैं वह हमारे माइंड के बाएं हिस्से में,
लेकिन बाएं हिस्से का इम्पैक्ट दाहिनी आंख पर पड़ता है। जब हम खुश होते हैं तो वह दाहिनी आंख से जो जाता है, दाहिनी आंख पर जो प्रभाव पड़ता है उससे होता है। इसीलिए खुशी में आंसू दाहिनी आंख से आते हैं और गम के आंसू, दुख के आंसू दूसरी आंख से आते हैं। खुशी और दुख में आंखों से निकलने वाले द्रव की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे दाहिनी आंख से जो तरल पदार्थ जिसे हम आंसू कहते हैं वह कम मात्रा में और थोड़ा अलग तरीके का निकलता है, जबकि खुशी में कम और गाढ़ा निकलता है, दुख में अधिक और पतला निकलता है और इसकी तीव्रता भी बढ़ जाती है। खुशी के आंसू थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन दुख के आंसू बहुत देर तक बहते रहते हैं। हम इस पर भी ध्यान नहीं देते और एक सा महसूस करते हैं, जबकि यह गूढ़ विषय है, इसको समझना चाहिए। मानवीय शरीर की संरचना बहुत अधिक जटिल और विविधताओं से परिपूर्ण है, इसलिए इसको समझने के लिए हमें और बहुत सारी चीजों को समझना आवश्यक है। तो आप अपने जीवन में इन चीजों को महसूस कीजिए कि मेरी दाईं आंख से आंसू या दाईं आंख मेरी किन चीजों को पकड़ती है, उन चीजों को ज्यादा फोकस कीजिएगा रादर देन बाईं आंख। अगला नंबर 3 विचार, नीले कमरे में रहने वाले लोग अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। अर्थात जो ब्लू कलर को पसंद करते हैं, जो ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, ब्लू कलर को पसंद करते हैं, ब्लू कलर की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, वो लोग अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग शॉप फ्लोर पर काम करते हैं उन्हें ब्लू कॉलर्ड वर्कर ही कहा जाता है। उनकी ड्रेस भी ब्लू कलर की ही सिलाई जाती है। इसके भी कुछ प्रमुख कारण है। हमारे जीवन में रंगों का बहुत महत्व है। रंगों के प्रति हमारा लगाव भी हमारी मनोदशा और कार्य करने की प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों को प्रदर्शित करता है। प्राकृतिक रंग मूलतः 7 हैं, किंतु मानवीय कला ने, मानव के मस्तिष्क ने अपनी मनोदशा और अपनी प्रकृति के आधार पर अब तक लगभग 30,000 से अधिक रंगों का आविष्कार कर लिया है। आप कल्पना कीजिए, प्रकृति ने केवल 7 रंग बनाए हैं और मानव ने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, अपनी तर्क शक्ति के आधार पर, अपनी विवेक शक्ति के आधार पर अब तक लगभग 30,000 तरह के रंगों का विकास कर लिया है। तो अंदाजा लगाइए कि हमारी सोच में कितना अंतर है। यही सिद्ध करता है कि प्रत्येक मानव की प्रवृत्ति और मनोदशा अलग अलग है, वह कभी किसी से तुलना नहीं करती। इसीलिए जो लोग अधिक प्रोडक्टिव होते हैं वो कम से कम दूसरों से प्रतिस्पर्धा, तुलना और कंपैरिजन करते हैं। और ये सब चीजें, तुलना, प्रतिस्पर्धा और कंपैरिजन, हमारी खुशियों को खा जाती है। क्यों? हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो हम अपने आप में अपनी कमी देखने लग जाते हैं। तो यदि आपको सुखी रहना है, प्रफुल्लित रहना है, तो कम से कम कंपैरिजन, कम से कम प्रतिस्पर्धा करनी है तो अपने आप से कीजिए और कम से कम कंपैरिजन कीजिए। नेक्स्ट हम लेते हैं, जो लोग 2 भाषाएं या 2 से अधिक भाषाएं बोलते हैं वे अनजाने में अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। मतलब उनको अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको चेंज करने की पावर बहुत होती है। जब वे एक भाषा से दूसरी भाषा में बात करने के लिए स्विच करते हैं तो उनका व्यक्तित्व बदल जाता है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि शब्दों से भाषा बनती है और शब्द ही हमारी मनोदशा और विचार के प्रभाव डालते हैं। हम जब शब्द पकड़ते हैं तो हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, वह उसको बहुत प्रभावित करते हैं। शब्दों का चयन चेतन मन से ऊपरी सतह पर होता है। अवचेतन मन हमारे अनुभव और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर शब्द चयनित करता है और व्यक्ति जब अवचेतन मन से आंकड़े लेकर बोलता है तो वह धीरे धीरे सोचकर बोलता है। और जो लोग जल्दी जल्दी और कुछ भी बोलता है
वह किसी भी शब्द को उठा लेता है, वह केवल चेतन मन से बोलता है। तो जो केवल चेतन मन से बोलने वाले लोग भोले और अनजान होते हैं, और अवचेतन मन से रुक रुक कर विचार कर आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले लोग अधिक सफल और चालाक होते हैं। शब्द भी हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। कौन आदमी किस तरह के शब्दों का चयन करता है, उससे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जाना जा सकता है। तो आप इन चीज़ों को अपने आसपास जब अपने मित्र बनाएं, अपना किसी से संबंध जोड़ें, तो इन चीज़ों को ध्यान से देखिए और अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। नंबर 5वां, लोगों के बारे में अपने विचार बदलने के बजाय लोग सच्चाई को बदलना पसंद करते हैं। लोग अपने थॉट को चेंज नहीं करते, अपने विचारों को नहीं बदलते। वह यह सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वह बिल्कुल सत्य है और सामने वाला गलत बोल रहा है, तो उसकी सच बात को भी वो झुठलाना या बदलना चाहते हैं। इसके भी कुछ प्रमुख कारण हैं। लोग अपने विचार इसलिए नहीं बदलते कि उन्हें अपना सृजित विचार ही ठीक लगता है, कि जो मैं सोच रहा हूं वह बिल्कुल उचित है। किसी भी बिंदु, समस्या, परिस्थिति, वस्तु को देखने के अनेक आयाम होते हैं। किसी भी आप चीज को देखिएगा, उसको अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग स्थान से देखा जा सकता है। इसके लिए गांव के में हाथी आने की कहानी बहुत प्रचलित है कि एक गांव में अंधे लोग रहते थे, गांव में हाथी आ गया, तो किसी सबने हाथी को जाकर छुआ, देखा, क्योंकि आंखों से तो देख नहीं सकते थे, तो केवल छू करके अपनी त्वचा से, अपने हाथों से महसूस किया। तो जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा कि हाथी तो रस्सी जैसा है, जिसने सूंड पकड़ी तो उसने कहा हाथी तने जैसा है, जिसने हाथी के पेट पर हाथ फेरा तो उसने कहा हाथी दीवार जैसा है, जिसने हाथी के पैरों को पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी तो खंबे जैसा है। तो जिसको जिस स्वरूप में हाथी दिखाई दिया उसको वही सच्चाई लगी। उन्होंने अपने विचार नहीं बदले, यह महसूस नहीं किया कि हम अंधे हैं, हम हाथी को पूर्णता नहीं देख पा रहे हैं। तीसरी बात, हम अपने ममता, लालच, अहंकार के कारण अपने विचार नहीं बदलते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि जब हमें किसी से लगाव हो जाता है तो हम कोई विचार नहीं बदलते। हमें किसी चीज का लालच हो जाए तो उसको पाने के लिए हम साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने विचार पर अडिग रहते हैं। और कभी कभी हम इतने अहंकार में आ जाते हैं कि मैं सत्य हूं, बाकी दुनिया गलत है, हम अपने आप को नहीं बदलते। तो आपको जो अपने विचारों में बदलाव नहीं लाते, वो दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो मूर्ख या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके विचारों को नहीं बदला जा सकता। लेकिन सजीव व्यक्ति सदैव अपने विचारों में परिस्थिति, समय और व्यक्ति के परिवर्तित होते ही अपने विचारों में बदलाव लाना आवश्यक है। नंबर 6 बात करते हैं, हम रात में सबसे अधिक कल्पनाशील और दिन में सबसे कम रचनात्मक होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि यदि कोई हमें ऐसा काम करना है जिसमें हमारी कल्पना शक्ति की बहुत आवश्यकता है, कोई नई चीज सोचनी है, कोई नया आर्किटेक्ट का ढांचा सोचना है, तो यह काम रात को बिस्तर पर सोते समय जब सब कुछ शांत हो जाए तब करना चाहिए। और दिन में जो हमारे थॉट प्रोसेस के आउटकम था उस पर एक्शन करना चाहिए। इसके लिए भी कुछ आंकड़े मैं आपको देता हूं जिससे ये थ्योरी प्रतिपादित होती है। रात्रि में विचारों में अवरोध न्यूनतम होता है और कल्पना के घोड़े सरपट दौड़ते हैं। दिन में ज्ञानेंद्रियां द्वारा आंकड़ों को, ज्ञानेंद्रिया मीन्स वही हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, ये सब। तो हम दिन में ज्ञानेंद्रियों द्वारा आंकड़ों, सूचना और मनोदशाओं का आना जाना होता रहता है। मतलब बार बार हम कुछ ना कुछ सुनते, देखते, सूंघते, टच करते रहते हैं और अपने विचारों में बदलाव आता रहता है। दिन में विचारों में परिवर्तन या नूतन विचारों का सृजन अधिक होता है, क्योंकि जब हम जैसे ही हमारे डेटा बदलेगा तो हमारे विचार ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। तो दिन में नए विचारों का सृजन, और जब बार बार सृजन होगा तो रचनात्मक कार्य ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे।
रात्रि में संवेदनशीलता और मनोवेगों का मिलन आसानी से हो जाता है, कोई डिस्टरबेंस मिनिमम होता है। नंबर नेक्स्ट है इसी में, कल्पनाओं को साकार या मूर्त रूप देने के लिए उचित योजना, उचित प्रबंधन, उचित संसाधनों की उपलब्धता दिन में अधिक रहती है। इसीलिए दिन में रचनात्मकता की जगह ये काम अधिक करने चाहिए। साकार, जो आपने रात को प्लानिंग की उसको मूर्त रूप साकार करना, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यह दिन में अधिक होता है। इसीलिए दिन में और रात में अलग अलग तरीके के काम करना, उनकी प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति को समझना अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक करने के लिए आवश्यक है। नंबर 7 हम करते हैं, घर में अकेले रहना और लंबे समय तक अलग थलग रहना अपनी सेहत के लिए उतना ही बुरा है जितना कि दिन में 15 सिगरेट पीना। तो जो लोग अकेले में रहते हैं वह अपने आप को अवसाद की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए अकेले कभी मत रहिए। मैं इसके लिए कुछ आपको और तथ्य देता हूं। अकेले रहना और प्रतीक्षा करना, जब हम किसी का वेट कर रहे होते हैं तो जो समय का अंतराल है, समय का जो काल है, उसको और लंबा प्रदर्शित करते हैं, उनमें समय बहुत बड़ा लगने लगता है। अकेले रहने का अर्थ विचारों की शून्यता नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं अकेले में रहकर शून्य में चला जाता हूं, शून्य में जाना बहुत बड़े योगियों का काम है। प्रत्येक व्यक्ति शून्य में नहीं जा सकता। विचारों की शून्यता पर कभी बात करेंगे, लेकिन आज केवल इनको समझें। एकांत में ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना, विचारों का मंथन करना अकेला रहना नहीं है। बहुत सारे लोग एकांत में जाकर पढ़ते हैं तो वो अकेले नहीं हैं, उनके विचारों में बहुत सारे बदलाव उस पढ़ने के कारण, चिंतन के कारण, मनन के कारण या मंथन के कारण आते जाते रहते हैं, तो वो कभी अकेले नहीं होते। इसलिए अकेले रहने को आपको ठीक से समझना होगा। अकेला रहने का अर्थ है एक ही विचार के साथ बिना किसी रुकावट के उसी क्रम में चलते जाना। मैंने जो एक थॉट पकड़ लिया मैं उसको बदल ही नहीं रहा हूं। दुनिया कहाँ चली गई, क्या हो गया, आपने देखा होगा कुछ लोग चलते चलते कहीं रास्ता भटक जाते हैं। उनका कारण यह है कि वे अपने विचारों में खोए रहते हैं, वो अकेले हो जाते हैं। तो अकेले रहने का मतलब यह निकलता है। कुछ लोग भरी भीड़ में भी अकेले ही रहते हैं, क्योंकि वो अपने विचार नहीं बदलते, भीड़ में भी वही सोचते रहते हैं। और कुछ लोग एकांत में रहकर भी व्यस्त रहते हैं। तो यह हमारे अकेले रहने का, हमें समझाने का सबसे सरल, सुगम और सरल तरीका है। इसलिए हमें कभी भी इन चीजों को अपने जीवन में यूज करने से पहले उनके इन तथ्यों को समझना बहुत आवश्यक है। अकेले रहना हमारे लिए बहुत खराब है, अकेला कभी मत रहिए। और अकेला रहना उतना ही खराब है, आंकड़े बताते हैं, जिनमें जितना दिन में 15 सिगरेट का धुआं हमारे शरीर को नुकसान करता है। नंबर 8, यदि हमारे पास योजना बी है तो हमारी योजना ए के सफल होने की संभावना बहुत कम है। बहुत सारे लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे प्लान बनाते हैं, ये फेल हो जाएगा तो ये करूंगा, ये फेल हो जाएगा तो ये करूंगा, ये फेल हो जाएगा तो ये करूंगा, और वो किसी में सफल नहीं होते, क्योंकि वो उनका ध्यान किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होता। और जो लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं उनका ध्यान भटकता रहता है, उनके विचारों में स्थायित्व नहीं आता। हाँ, योजना अवश्य बनाइए यदि ए फेल हो जाए, लेकिन फोकस ए पर रहिए, तभी ए के सफल होने की संभावना प्रबल होगी। बहुत सारी योजनाएं एक साथ बनाने से आपको पहले अपने ऊपर ही आत्मविश्वास नहीं है। आप ही मान के चल रहे हैं कि यदि यह संभल नहीं हुआ तो मैं इस पर काम करूंगा, तो सफलता 50% आपने ही कम कर दी। सबसे पहले अपने आप को यह विश्वास दिलाना कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें अवश्य सफल होऊंगा, यह सफलता का अकेला 50% हिस्सा है। तो सबसे पहले सफल होने के लिए अपने आप को विश्वास दिलाना, आत्मविश्वास में लाना, आत्मचिंतन में लाना, अपने में दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। और जो लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं उन सब का ना तो दृढ़ निश्चय होता है, ना आत्मविश्वास होता है, ना लक्ष्य के प्रति उनमें
प्रबलता होती है, इसीलिए उनके प्लान फेल होते जाते हैं। नंबर, खुशी, क्रोध, दुख, चिंता, घृणा और आश्चर्य है। यह 6 चीजें, और इनके जितने भी विलोम हैं, जैसे खुशी का सुख का दुख है, क्रोध का हर्ष है, तो ये सब चीजें आप यदि देखेंगे तो इन सब का जो संबंध है वह सीधा हमारे अवचेतन मन से है। जब भी अचानक कोई चीज घटती है तो हम विस्मित होते हैं, आश्चर्य हो जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वह हमारे अवचेतन मन से आता है। और अवचेतन मन इन चीजों को समझता नहीं है। आइए इस पर कुछ गहनता से विचार करते हैं। सुख, दुख, क्रोध, ममता, चिंता, हर्ष, विषाद, अवसाद, आश्चर्य, ये सभी अवचेतन मन की देन है, जो किसी भी चीज की मात्रा का क्रम ही नहीं जानते हैं कि वह क्या है, वह नहीं जानते। ना तो उन्हें नंबर पता होता है, ना उन्हें अवचेतन मन को कोई मात्रा पता होती है। वह किसी भी इकाई को नहीं पकड़ता, उसके लिए मीटर और किलोग्राम में कोई अंतर नहीं है। यह हमारे चेतन मन का काम है। इसीलिए अवचेतन मन को जो लोग प्रयोग में लाते हैं वो अधिक सफल होते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव जीवन में बहुत असरकारक होता है और बहुत प्रबलता से होता है। तो इसके लिए मैं दूसरा आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। चेतन मन से उपर्युक्त अर्थात खुशी, क्रोध, दुख, चिंता, घृणा और आश्चर्य का प्रदर्शित होना केवल दिखावा है। यदि यह आपने किसी पर जानबूझकर क्रोध कर रहे हैं, अंदर से क्रोध नहीं आ रहा है, अवचेतन मन से नहीं आ रहा है, तो वह ढोंग है। किसी से आप घृणा करते हैं, मन में लगाव है, तो वह स्पष्ट नजर आएगा। तो इन 6 चीजों को या इनके जो साथ साथ इनके विलोम में आते हैं, उन सब चीजों को हमारा अवचेतन मन ही व्यक्त करता है। इसीलिए वो सब एक से आते हैं, उनके क्रम, उनकी मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, उनका प्रभाव हम चेतन मन से कितना कम या ज्यादा अपने जीवन में करते हैं, यह उसकी अपनी कला है। चेतन और अवचेतन मन को जानना प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। आज हमें प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि हम अवचेतन मन को यूज नहीं करते। यह डेटा है कि संसार में अवचेतन मन का प्रयोग केवल 13% लोग या 13% तक हमारे जीवन में अधिकतम आज तक हुआ है, अन्यथा 87% वह व्यर्थ ही रहता है। कुछ लोग तो 1% भी अपने अवचेतन मन का प्रयोग नहीं करते। पानी के दर्शन का लोगों पर बहुत ही शांत और सुखदायक प्रभाव पड़ता है, जो उन्हें खुशी का अनुभव कराता है, विचारों को शांत करता है और अधिक कल्पनाशील बनाता है। उसका कुछ कारण है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। रामचरितमानस में और गीता में दोनों में इन सब का प्रयोग प्रचुरता से हमें समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो यहां आप समझिए, शरीर में जल तत्व की अधिकता है। शरीर में 2 की अधिकता है, एक पृथ्वी तत्व की, एक जल तत्व की। इनका एक रेशो है, तो मेन रेशो में यही दोनों रहते हैं और इसका प्रभाव जीवन पर बहुत अधिक चलता है। पानी का प्रभाव, क्योंकि ब्लड में पानी है और ब्लड ही हमारे माइंड को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, तो वह हमारा जो मेन स्रोत है थिंकिंग का, विचार शक्ति का, सृजनता का, कल्पना का, इच्छा शक्ति का, उन सबको वह प्रभावित करता है। जल का मूल स्वरूप शांत, निर्मल और आकार रहित है। जल का अपना कोई आकार नहीं होता। जल को आप जिस भी बर्तन, स्थान या अन्य किसी और में संग्रह करेंगे, वह उसी का रूप धारण कर लेता है। नदी में रहेगा तो नदी के साथ बहेगा, तालाब में जाएगा तो इकट्ठा होकर जितने उसके कॉर्नर में चला जाएगा। आप जिस बर्तन में भरोगे तो उस बर्तन का रूप धारण कर लेगा। गिलास में भरोगे गिलास की तरह, कटोरी में भरोगे कटोरी में।
चम्मच में भरोगे चम्मच की तरह। तो जल का अपना कोई आकार नहीं, वह जिस बर्तन में या जिस भी आकार में उसको आप रखना चाहते हैं उसमें चला जाता है। और जल का रूप परिवर्तित होता है। जल के 3 रूप हैं। तरल रूप में वह जल, पानी, नीर, अम्बुज, सलिल, यह सब कहा जाता है। ठोस रूप में उसको बर्फ, आइस, जम जाता है कहा जाता है। और गैस के रूप में लोग उसे या तो वाष्प कहते हैं या भाप कहते हैं। और जैसे जैसे हमारे जल का रूप बदलता है उसी तरह का प्रभाव हमारे जीवन में भी, हमारे अंदर के जल के बदलने से हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव आता है। तो हम जब भी कभी जल को देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर बहुत तीव्रता से आता है। इसीलिए बार बार जब कभी आप व्यथित हों, दुखी हों, तो नदी किनारे, तालाब के किनारे या जल की जहां प्रचुरता हो वहां बैठकर कभी कभी जल क्रीड़ा का आनंद लीजिए, तो आपके जीवन में शांति और खुशी का अनुभव अधिक होगा। नंबर 11 हम बात करते हैं व्यायाम। व्यायाम हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकल गिरावट को धीमा कर देता है। उसका कुछ कारण है जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे। और शारीरिक व्यायाम में वृद्धि से हमारे मस्तिष्क की उम्र बढ़ने में 10 साल की देरी होती है, अर्थात हमें बुढ़ापा देर से आता है। उसके कारण क्या है? व्यायाम से मस्तिष्क को ऊर्जा और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलने लगते हैं। क्योंकि व्यायाम में खून का जो दौरा है, जो खून का प्रवाह है, वो शरीर में बहुत तेजी से होता है। जो खून गाढ़ा भी होता है वह भी थोड़ा पतला हो जाता है और तरलता बढ़ जाती है। व्यायाम विचारों को स्थायित्व की ओर मोड़ देता है, क्योंकि विचार में व्यायाम में केवल एक ही चीज पर आप फोकस करते हैं, तो अन्य विचार आपके छूट जाते हैं, या तो पैदा ही नहीं होते या साइड में कहीं पीछे रह जाते हैं। नंबर 3, मस्तिष्क से विचारों को प्रबलता, सबलता, निर्मलता और पवित्रता मिलती है। क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो बाकी सब चीजें एक तरफ छूटती जाती हैं और हमारे व्यायाम से हमें प्रबलता, सबलता, निर्मलता और पवित्रता, इन चारों चीजों की प्रचुरता बहुत बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण उत्साह, उमंग, जोश, ऊर्जा का प्रभाव तीव्र और सकारात्मकता की ओर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए यह सब चीजें हमारे को जोश देती हैं, उत्साहवर्धक हैं, उमंग लाती हैं, हर्ष लाती हैं, उल्लास लाती हैं, और हमारे को जो जीवन में, जो चेहरे में या शरीर में जो नकारात्मकता है उस सबको बाहर करती हैं। यह वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध हो चुका है कि जो लोग व्यायाम उचित करते हैं उनके चेहरे की सुकड़न या झुर्रियां देरी से आती हैं, मस्तिष्क सदैव तेज रहता है, दुरुस्त रहता है, और उम्र साधारण लोगों के मुकाबले में 10 या 15 साल और अधिक बढ़ जाती है। नंबर 12 है, जब कोई हमें कहता है कि उन्हें हमसे कुछ पूछना है तो 98% बार, 98% लोग नहीं, 98% बार हमारी गलतियों के बारे में हम सोचने लगते हैं। मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि 98%, 2% लोग यह ना सोचें कि मैं ऐसा नहीं करता, यह सब पर लागू है। 98% बार हम अपनी गलतियों पर सोचने लगते हैं। उसका भी एक कारण है, जब किसी से प्रश्न करते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी तैयारी में कोई कमी तो नहीं, कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं हो रही है, और मेरा आकलन तो नहीं किया जा रहा, और आकलन में मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। तो एक तो यह आदमी को एकदम से माइंड में कौंधता है, खटकता है, प्रभाव डालता है। तो वह अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगता है कि उन्हें मैं कैसे ठीक करूं, ताकि जो मैं हूं वो नजर ना आऊं और जो मैं दिखाना चाहता हूं वह लोगों को नजर आने लगे। नंबर 2,
वह आकलन पर केंद्रित होने लगता है कि मैं क्या दिखूं, अर्थात वह प्रोसेस को भूल जाता है, शॉर्टकट मारने लगता है। नंबर नेक्स्ट है, आकलन के समय मन बार बार व्यक्तिगत केंद्रों पर केंद्रित होता है। जब आकलन होता है तो आदमी अपनी गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर छुपाने की कोशिश करता है, अर्थात उन पर केंद्रित हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब अपनी कमजोरियां होती हैं तो डर कमजोरी से नहीं बल्कि उसके प्रभाव के परिणाम से लगता है कि लोग उसको किस तरह से सोचेंगे। तो जो कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट है वह हमें 98% टाइम्स ऐसा महसूस करता है कि हम अपनी गलतियों को कैसे छुपाएं। तो यह आपको समझने की और अपने जीवन में इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। हमें बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से जीवन जीजिए। हम गलत हैं, सुधार करेंगे तभी सुधार होगा। केवल दिखावा करने से सुधार नहीं होता और उल्टा उसका जीवन में कुप्रभाव पड़ता है। नंबर 13, खुश और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हम भी खुश रहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। रामचरित मानस के सुंदर कांड में जब लंकनी ने हनुमान जी को रोका तो हनुमान जी ने उसमें घूंसा मारा। वह घूंसा मारना, ये कहता हूं कि अच्छे विचारों ने बुरे विचारों को समझाने की कोशिश की, मतलब ज्ञान की अज्ञानता पर चोट हुई। तो उसने जो बोला वह आपको जीवन में सदैव ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने सीधा कहा कि जो आपके दर्शन का सत्संग हुआ है उससे मेरा जीवन धन्य हो गया। जो सुख लव सत्संग, कि जो क्षण मात्र के लिए भी किसी को अच्छे लोगों की संगत मिल जाए तो उससे जो खुशी मिलती है वह संसार में दूसरी जगह नहीं मिल सकती। उसका कारण है संगत का असर जीवन में बहुत प्रभाव डालता है, अवश्य आता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हम जैसे लोगों में बैठेंगे वैसे ही हमारे विचार बनते चले जाएंगे। नंबर 2, सकारात्मक लोग विचार और व्यवहार से सकारात्मकता को विकसित करते हैं। उनके आचरण से भी, उनके व्यवहार से भी और उनके विचारों से भी, तीनों चीजों से आपको हर तरफ सकारात्मकता नजर आएगी। सकारात्मक विचार ऊर्जा पैदा करते हैं, आप में लगन अर्थात पैशन को बढ़ावाते हैं और कर्मठता के उद्गम स्थल हैं। तो इन तीन चीजों का जो जन्म स्थली है वह सकारात्मक विचार हैं। नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 पैशन और नंबर 3 कर्मठता, एक्शन ओरिएंटेशन। तो इन चीजों को अपने जीवन में लाने के लिए आपके विचारों में सकारात्मकता का संग होना आवश्यक है। एक बात और भी लोग कहते हैं कि खुशी बांटने से खुशी कई गुना बढ़ जाती है। उसका कारण यह है कि जब जो चीज आप करते जाएंगे वह आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपकी भाषा से, आपके विचारों से हर तरफ नजर आएगी। नंबर 14 हम बात करते हैं, व्यस्त रहने पर लोग खुश लगते हैं क्योंकि यह उन्हें जीवन में बुरी समस्याओं के बारे में चिंता करने से रोकता है। तो हमेशा लोगों को काम में व्यस्त रहना आवश्यक है। जो लोग खाली रहते हैं वो नकारात्मक होते चले जाते हैं। इसलिए आपको सकारात्मकता के साथ काम ढूंढकर सदैव व्यस्त रहना चाहिए। उसके मैं कुछ आपको और तथ्य देता हूं। व्यस्तता में ध्यान लक्ष्य पर ही केंद्रित रहता है कि मेरे जीवन का जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है वो क्या है, कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ रिसोर्सेज को मैं और ठीक करूं। तो आपका मन कभी भी समस्याओं के, चिंताओं के बारे में ध्यान ही नहीं देगा। आप हमेशा उन्नति की ओर, सार्थकता की ओर, जीवन में विकास के क्रम में आगे बढ़ेंगे। दूसरी है लक्ष्य प्राप्ति सफलता की प्रथम सूची है। जब भी आपका जो लक्ष्य प्राप्त होता है तो वह आपको खुशी देता है, सफलता मिलती है, अच्छा लगता है। नंबर नेक्स्ट है, सफल व्यक्ति के मन मस्तिष्क में शंका और भय का कोई स्थान नहीं होता। उसे कभी किसी चीज का डर नहीं सताता। डर किसे लगेगा? जो असफल व्यक्ति होगा।
मन में शंका किसके में उत्पन्न होगी? जिसको अपनी कॉम्पिटेंसीज पर डाउट होगा। यदि आप देखें तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता कब सुनाई? जब अर्जुन ने शंकाओं से डरकर अपने हथियारों को त्याग दिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे अपने सब सगे संबंधी और सब अपने प्रियजन इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो जब भी हम कभी शंकाओं से ग्रसित होते हैं तो हम व्यस्त नहीं होते, खाली होते हैं। व्यस्त व्यक्ति कभी भी शंकाओं को कोई स्थान अपने जीवन में नहीं देता और सफल होने की खुशी से मस्तिष्क में नूतन हार्मोन्स पैदा होते हैं। जब हम सफल होते हैं तो खुशी से हमारे मस्तिष्क में एक नया द्रव्य पैदा होता है। टेक्नोलॉजिकली नाम मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि यह टेक्निकल वीडियो नहीं है। और वह द्रव्य हमारे जीवन में सार्थकता की ओर, उमंग की ओर, जोश की ओर हमारे को तैयार करता है। नंबर नेक्स्ट है, व्यस्तता में कभी भी निराशा, हताशा और अवसाद, विषाद का कोई स्थान नहीं। जो व्यक्ति रहता है उसे कभी भी हताशा नहीं हो सकती, निराशा नहीं हो सकती, और हताश विषाद नहीं हो सकता, अवसाद नहीं हो सकता। ये सब खाली लोगों के या जो काम नहीं करते हैं, असफल लोगों की पहचान है। नंबर 15 हम बात करते हैं जो आज का प्रमुख मुद्दा है और जो कोरोना काल के बाद युवाओं को बहुत प्रभावित कर रहा है, वह है अवसाद अर्थात डिप्रेशन। अवसाद को अक्सर विचार के उत्पाद के रूप में जाना जाता है। अर्थात मीनिंग यह हुआ कि अवसाद अपने आप में कुछ नहीं है, यह जो हमारे विचार हैं इनका एक प्रोडक्ट है। हम सोचते कैसे हैं, हमारे सोचने की तरीका, सोचने का उद्गम स्थल, सोचने का एग्जाम्पल्स क्या हैं, यह उनका एक प्रोडक्ट है। कल्पना उन मुद्दों का कारण बनती है कि हमारी जो कल्पना है, हमारे कल्पना के घोड़े किधर को दौड़ते हैं, वो उनका एक कारण बनती है जो वास्तव में जीवन में कभी मौजूद नहीं होते। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उन्हें जबरदस्ती अपने जीवन में पैदा कर लेते हैं। अब मैं इस अवसाद के लिए कुछ आपको तथ्य देता हूं। अवसाद की जननी सोच है, विचार नहीं। मैं सोच और विचार का अंतर आपको एक बार फिर बता दूं। सोच वह है जब हम एक ही विचार को बार बार रिपीट करते रहें, और विचार वह है जो हर बार कुछ नई नूतनता लेकर नए विचार पैदा हो। तो नए विचारों में हमेशा आपकी समस्या का समाधान मिलता जाता है। तो अवसाद सोच की बेटा है। अवसाद की जननी सोच है, विचार नहीं। इसलिए हमें सोचना नहीं, विचारना है। दूसरा, सोच नकारात्मक विचार को उत्पाद के रूप में मानकर उसके आसपास ही चक्कर लगाती रहती है और उस सर्कल से, उस विशियस सर्कल से कभी बाहर नहीं आती। हम ऐसे विशियस सर्कल में फंस जाते हैं कि उससे कभी बाहर नहीं निकलते। अवसाद में कल्पना शक्ति या तो क्षीण हो जाती है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो या तो हम सोचना बिल्कुल बंद कर देते हैं, लोगों से कहते हैं मैं सोच रहा हूं, लेकिन सोच नहीं पाते हैं, या तो क्षीण हो जाती है, अथवा नकारात्मक कल्पना को बढ़ावा देने लगती है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, मैं क्या हूं, और नकारात्मक प्रभाव हावी होने लगते हैं। अवसाद में वो कारण प्रमुख हो जाते हैं जो वास्तविक रूप में जीवन में कभी होते ही नहीं है। अर्थात हम वो वास्तव में नहीं होते, अपनी कल्पना में उन्हें पैदा कर लें, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, हुआ अभी कुछ नहीं है। नंबर नेक्स्ट है, अवसाद में व्यक्ति या तो भूतकाल की विश्लेषण, उसका जो आउटकम आता है उसमें, या भविष्य की चिंता में व्यथित रहता है। वर्तमान का आनंद लेना बिल्कुल भूल जाता है। मुझे कौन क्या कह रहा है, मैं क्या ठीक कर सकता हूं, मेरे लिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं किन तरह से सकारात्मक लोगों के साथ मिलकर अपने विचारों में परिवर्तन ला सकता हूं, उस पर वह बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट डेटा जो आपको सबको चौंका देगा वह है
विश्व में लगभग 65 से 70% लोग किसी न किसी रूप में अवसाद के उत्पादों को स्वीकारते हैं, अर्थात अवसाद को स्वीकार करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ देर बाद उससे बाहर निकल जाते हैं। इसलिए यह ऐसी बीमारी नहीं है, ऐसी समस्या नहीं है जिससे बाहर ना निकला जाए, हम निकल सकते हैं उसका। आज तो बाजार में दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं और सबसे पहले आप अपने घर वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ, हर्ष के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ, नूतनता के साथ काम करना शुरू कीजिए। नंबर जो इसमें आज मैं अंतिम रूप में आपको बताकर बात को खत्म करना चाहूँगा, इच्छा शक्ति, आत्मबल, सकारात्मक विचार और दृढ़ निश्चय जिस व्यक्ति में होंगे उसके पास अवसाद कभी नहीं फटकता, क्योंकि वह कभी भी अवसाद को स्वीकारते ही नहीं। अवसाद को कौन स्वीकार करेगा? जिसकी इच्छा शक्ति या तो खत्म हो गई है या कमजोर हो गई है, जिसका आत्मबल, आत्मविश्वास अपना रहा ही नहीं या नकारात्मक हो गया है, दृढ़ निश्चय कर ही नहीं सकता, बार बार विचार बदलता है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो वह इन चीजों को स्वीकारता है। अतः हमें अपने जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मबल, सकारात्मक विचार और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए इन 15 मनोवैज्ञानिक जानकारियों का जीवन में प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे इस तरह के वीडियो बहुत पसंद आएंगे और आप जिनके साथ समस्या है उनको शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर